डले हुए हैं। मेरा ईमेल आईडी है, नंबर भी जगह जगह आपको मिल जाएगा साइट पर। तो किसी भी तरह की समस्या हो तो आप सबका स्वागत है, लेकिन कोशिश करें कि एक प्रॉपर चैनल, छोटी छोटी बातों के लिए आप फ़ोन नहीं करेंगे तो मुझे ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि करीब 3-4 हज़ार बच्चे हैं, अगर सबके फ़ोन आने लगेंगे तो मुझे समस्या होगी। तो आपसे अनुरोध है कि बहुत ही गंभीर समस्या हो तब आप लोग सीधे फ़ोन पर बात, जैसा कलेक्टर साहब ने बोला या सभी बोलते हैं कि हमें सबसे पहले तो अपने अंदर से जो भय है वो हटा देना चाहिए। 90% बच्चों से आप पूछेंगे, भले वो IITs में गए हैं, तो वो हमेशा उनकी एक चाह रही होगी कि हमें इससे भी बेहतर कॉलेज में जाना था। कोई भी संतुष्ट नहीं है इस दुनिया में। 10% बच्चे जो टॉप के होंगे शायद वो खुश होंगे, अदरवाइज़ जिसको IIT दिल्ली मिला वो सोचेगा IIT बॉम्बे में चला जाता है, बॉम्बे मिला वो सोचता है मैं कानपुर चला जाता है, या मनपसंद ब्रांच नहीं मिली। ये कमी हमेशा जीवन में हमारे मस्तिष्क हमारा पैदा करता रहता है, ये कमी कि हमें ये नहीं, इससे बेहतर, और वो हमें रोकता है आगे बढ़ने से, और कुछ नहीं होता। क्या करता है वो हमें आगे बढ़ने से रोकती ये चीज़ें कि हम ऐसे टाइम में आ गए, हमें इंदौर चाहिए था या वहाँ जाना था, यहाँ मिल गया। ये सब चीज़ें हमारे लिए एक अवरोध पैदा करती हैं, हमारी सोच को रोकती हैं। अब आप सोचिए आप क्यों आए हैं, आप पढ़ने आए हैं, और AICT या जो भी गवर्निंग बॉडी होती है या हम लोग भी हैं, तो हम क्या पढ़ाएंगे आपको? हम वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो विश्व में चल रही होगी, वही कोर्स कंटेंट आप मिला लेंगे तो वही आप IIT के सिलेबस में पाएंगे, वही SITI के सिलेबस में पाएंगे आप। फिर क्या कमी रह जाती है? मैं सबसे गंभीर समस्या पे आपका सीधा ध्यान अटैक कर रहा हूँ जो देखने में आती है। सब चीज़ें वही हैं, टीचर्स भी करीब करीब वही, उन्हीं टीचर्स हम पढ़ के आए या हम उनके साथ में काम किया हुआ है हम लोगों ने। तो एकेडमिक्स में कोई कमी नहीं है, कंटेंट्स भी वही हैं, डिलीवरी करने वाले भी नॉलेजेबल हैं, बड़ी बड़ी जगहों से पढ़ कर आए हैं। फिर कहाँ कमी रह जाती है? कमी रह जाती है थोड़ी सी कि रेगुलरिटी, सिंसियरिटी और डेडिकेशन। इस संस्था में थोड़ा सा अटेंडेंस का समस्या है। आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको अभी पहले दिन ही आगाह कर दे रहा हूँ कि आप सीनियर्स के भरोसे ना रहें। सीनियर्स आपको हमेशा बोलेंगे, पेरेंट्स भी बैठे उनको भी बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने सिस्टम चेंज किया है इस साल से, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अब वो नहीं चलेगा कि आप महीने भर नहीं आएंगे तो आप कहीं ना कहीं नुकसान में रहेंगे, वो अभी आप देखेंगे आगे चल के। तो पहला मेरा सेंटेंस ये है कि सीनियर्स की सलाह पर क्लासेस के मामले में ना रहें, पूरा उनकी हेल्प करें, उनसे हेल्प लें, लेकिन क्लासेस की रेगुलरिटी होनी चाहिए आपकी। पहली बात वो क्यों होनी चाहिए? IIT के बच्चा भी अगर आपकी जैसी क्लास अटेंड करेगा ना तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको लगातार क्लास अटेंड करनी है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्लासेस का, कोर्स कंटेंट्स का। पेरेंट्स पूछते हैं, प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर हम अनुशासित रहते हैं, लगातार हमें पढ़ने की आदत बनी रहती है, तो हम अपने आप प्लेस हो जाते हैं और प्लेसमेंट अपने आप हो जाता है हमारा, और आप बहुत सफल इंसान होकर निकलते हैं। और पढ़ाई भी कितने दिन करना है आपको? कुल मिलाकर 2.5-3 महीने एक सेमेस्टर में, 2.5-3 महीने उस सेमेस्टर में, और 2.5-3 महीने में भी 4-4 दिन लगाना है क्लासेस, 5-5 दिन। तो कोई 50-60 दिन ही आपको कॉलेज में आना है इस सेमेस्टर में, 50-60 दिन उस सेमेस्टर में आना है, और आप लोग वो भी नहीं आते हैं, तो एकेडमिक सफ़र करता है। फिर जब एकेडमिक सफ़र करता है तो फिर आपकी सब चीज़ें बेमानी हो जाती है। वो ऐसी बात हो जाती है कि हम पंचर गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो वो आप स्पीड कभी नहीं पकड़ पाएगी गाड़ी आपकी। तो पहले ही आपसे और रिक्वेस्ट और सलाह यही है कि आप रेगुलरिटी मेंटेन करें, तो आगे आप देखेंगे, मैं बताऊंगा कि अटेंडेंस का क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले SITI में क्यों आए हम? तो जो मेरी पहली पॉइंट है, लेगेसी ऑफ मोर देन 60 ईयर्स। ये कॉलेज कब का स्थापित है? 1960 से चल रहा है, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी उसमें। जो कल के कॉलेजेस से कंपटीशन हम कर लिया जाता है हमारा, वो नहीं है। हम लोग IITs के टक्कर के कॉलेज हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, कई IITs तो बहुत बाद में बने, उसके पहले का है, और IITs की फैकल्टीज वर्ल्ड वाइड जानती है कि SITI क्या है। इसका फ़ायदा क्या है? जब 60 से चल रहा है कॉलेज, तो इसके एलमनाई निकले होंगे, जगह जगह प्लेस्ड होंगे,
तो जब भी कोई एसएटीआई के स्टूडेंट वहाँ जाएगा जॉब करने या इंटरव्यू देने, डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं बॉन्डिंग होगी उसकी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके साथ कि एक आईटीज के लेवल से बना हुआ कॉलेज जिसको वर्ल्ड में सब जानते हैं। मैं किसी दूसरे कॉलेज की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हमारे कॉलेज का ही बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको। आप ऐसी संस्था से जुड़ने जा रहे हैं जो कि सन 60 में बनी हुई है। फिर इसका मैनेजमेंट की जैसी बात अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने कही थी, तो मैनेजमेंट में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका कुछ निहित स्वार्थ नहीं है, बिजनेस नहीं कर रहे हैं एजुकेशन का हम लोग। एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, वी आर रनिंग बाई सोसाइटी, मैनेज्ड बाई सम हाई लेवल, हाई कैलिबर पर्सन्स हु डोंट हैव एनी वेस्टेड इंटरेस्ट इन द इंस्टीट्यूट। तो वो इंस्टीट्यूट में उनका कोई हित नहीं है, मतलब निहित स्वार्थ नहीं है उनका। वो यही चाहते हैं सिर्फ इंस्टीट्यूट अपने आप ग्रो करता रहे और आपसे भी कि किसी तरीके से धोखेबाजी करके फीस ले लें या कुछ कर लें, तो वो नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उनका एम हमेशा ये रहता है कि कैसे आपको बेटर से बेटर एजुकेशन मिले। उनका गाइडेंस मिलता है हम लोगों को, मैनेजमेंट को, डायरेक्टर को, फैकल्टी को, और हम लोग उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीज़ों को। तीसरा है ग्रांट एडेड इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिलती तो हम गवर्नमेंट के नियमों से बंधे हुए रहते हैं, मन मर्जी नहीं चलाते हैं, अपने नियमों के पालन करते हुए ही काम करते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि कई अलग अलग कैटेगरी के बच्चे आपके यहाँ एडमिट होते हैं हमारे यहाँ, अलग अलग क्लास के, यूआर, वीमेन, एससी, एसटी, ओबीसी। तो जब डिफरेंट स्ट्रेटा के सोसाइटी के बच्चे जब आते हैं आपके साथ, फिर यहाँ आके आप एक हो जाते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बाकी ये बड़े सीखने की चीज़ है कि हम साथ में कैसे ग्रो करें, अपने साथ वालों को कैसे हम, जो हमारा भेदभाव अंदर पैदा हो जाता है कहीं ना कहीं किसी तरीके से, वो यहाँ आके दूर होता है आपका, ये होता है। फिर स्ट्रॉन्ग अलमनाई बेस, जो मैंने बताया आपको कि अलमनाई बहुत वेल प्लेस्ड है, तो आपको उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं मिलता है, आप देखेंगे, महसूस करेंगे आगे चल के। तीसरा है इसमें, अगला है एकेडमिक ऑटोनॉमी स्टेटस। एकेडमिक ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ से ऑटोनॉमी प्राप्त है हमको, इसको कहते हैं हिंदी में स्वायत्तता। उसका फ़ायदा ये होता है कि हम अपने टाइमली एग्ज़ाम लेते हैं, टाइमली एग्ज़ाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, कोई डिले नहीं करते हैं। तीसरा, पीरियोडिकली अपना सिलेबस जो कोर्स कंटेंट है उसको हम अपडेट करते हैं। बाकी बड़े सिस्टम में फिर कोई पॉलिसी बनती है तो टाइम लगता है उसको इम्प्लीमेंट करने में। हमें लगता है मान लो अगले 6 महीने में कि ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो हम अपनी मीटिंग्स करते हैं जो भी स्टेटरी बॉडीज़ होती है उनकी, और कोर्स कंटेंट में वो चीज़ शामिल करके आपको जो लेटेस्ट नॉलेज है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो ऑटोनॉमी का ही फ़ायदा है। और जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी ऑटोनॉमी है उनको, आईआईटीज़ का भी खुद का एग्ज़ाम लेते हैं, वैसे ही हम अपना एग्ज़ाम लेते हैं। तो इस मामले में हम कहीं कोई अंतर नहीं है हमारा। फिर फैकल्टी की बात आई, तो फैकल्टी हमारी आप देखेंगे तो मोर देन 75% ऑफ आवर फैकल्टी आर हैविंग डॉक्टरेट डिग्री। वो पीएचडी है या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपनी पीजी की हुई है। तो उसका फ़ायदा मिलता है, जब आपको एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाती है तो कोर्स डिलीवरी आपकी अच्छी होगी, तो आपको क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है। अगेन द राइडर इज यू शुड बी रेगुलर इन योर क्लासेस। फिर डाइवर्स एंड काम एम्बियंस। अब आप देख रहे हैं विदिशा है एक ऐसा शहर है जिसको कि आप 1 घंटे में पूरा घूम के आ सकते हैं। अगर आप इसकी तुलना में किसी बड़े शहर में होते तो आपका ट्रांसपोर्टेशन में या घूमने फिरने में ज़्यादा समय बर्बाद होता है। तो आप यहाँ पूरा समय अपने अध्ययन को दे सकते हैं, या अपने खाने पीने के बाद आप काफ़ी टाइम आपको मिलता है तो अपनी हॉबीज़ को आप केटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ एडवांटेजेस जो मुझे लगा कि आपको शायद पता हो या रियलाइज़ करें आप कि यू आर इन बेटर प्लेस देन एनी अदर इंस्टीट्यूट व्हेन यू कम टू एसएटीआई। बिट्स पिलानी भी एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि जंगल में बना हुआ है, लेकिन अपने आप में डेवलप कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि सिर्फ एकेडमिक्स ही वहाँ बहुत अच्छा है। तो आप भी ये टॉर्च बीरर हैं, आने वाले 4 साल हम लोगों के साथ रहेंगे आप, तो हम ये चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन कर निकलें हमारा, ताकि हमारी पहचान बढ़े उससे ज़्यादा। तो ये अगली है एफिलिएशन, एक्रेडिटेशन एंड बेंचमार्क।
जो हमारे बीटेक और एमटेक प्रोग्राम्स हैं वो आरजीपीवी से एफिलिएटेड डिग्री आपको आरजीपीवी की मिलेगी, एग्ज़ाम्स वगैरह हम ही कंडक्ट करेंगे उसके। एमबीए और एमएससी है, ये भी ऑटोनोमस कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज हैं। एमएससी इन अप्लाइड केमिस्ट्री चलता है हमारे यहाँ, और ये बरकतुल्लाह से एफिलिएटेड है क्योंकि राजीव गांधी से एफिलिएशन इनका भी हो नहीं सकता। नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं, आगे आने वाले समय में हो जाएगा। और ऑटोनॉमी हमें यूजीसी से मिली हुई है सीधी डायरेक्ट, देन आरजीपीवी से और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से ऑटोनॉमी ग्रांटेड है हम लोगों को कि वी कैन डिजाइन अवर ओन कोर्स कुरिकुलम, अवर ओन स्कीम, सिलेबस, एंड वी कैन टीच यू। फिर रही बात क्वालिटी की, तो क्वालिटी के लिए कुछ एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की जो कि स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स पर आपको असेस करती है। एक थर्ड पार्टी आती है, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, उनके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। फिर हम कुरिकुलर से लेके एक्स्ट्रा कुरिकुलर, मैनेजमेंट, फिजिकल फैसिलिटीज़, इन सब पर वो असेस करेंगे हमको। फिर हमको सर्टिफिकेट दे के जाते हैं कि वेदर दिस इंस्टीट्यूट इज़ ऑफ क्वालिटी और नॉट। तो आप सर्च कर लें आप जहाँ बाकी इंस्टीट्यूट से, तो यू विल फाइंड कि बहुत से के पास ये नहीं होगा। हमारे पास नेक एक्रेडिटेशन में है, एनबीए का एक्रेडिटेशन इन कोर्सेज में, सिविल, मैकेनिकल, सीएससी और ईआई, इन ब्रांचेस के कोर्सेज जो हैं वो हमारे नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से। तो जब एक कहीं आप जाते हैं तो एम्प्लॉयर ये देखेगा कि इनके कोर्सेज में क्या क्या ये क्वालिटी है कि नहीं, तो दिस इज ए बेंचमार्क फॉर द क्वालिटी। देन एट आवर इंस्टीट्यूट, हमारे संस्थान में एक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल है जो कि लगातार मॉनिटर करता है हम लोग कोर्स डिलीवरी को, बाकी फैसिलिटीज़ को, जो बार बार इंस्टीट्यूट को बताएगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वी हैव फीडबैक मैकेनिज्म, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। फीडबैक मतलब हम हर चीज़ का फीडबैक लिया जाएगा आपसे और आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होता है, इट इज़ केप्ट कॉन्फिडेंशियल। नो नीड, गिव योर फेयर असेसमेंट सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन इट। तो आपसे जो भी होगा मतलब फीडबैक लिया जाता है उसके बारे में, और उसके बाद उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। और फीडबैक लेकिन एक ज़रूर है, फीडबैक उन्हीं बच्चों से लिया जाएगा जिनकी अटेंडेंस एक सर्टेन लेवल तक होगी, ठीक है ना। अब आपने क्लास अटेंड नहीं की और आपसे फीडबैक लिया जा रहा है कि टीचर ने कैसा पढ़ाया, तो वो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उस बात का। ये देखा जाता है कि एक सर्टेन लेवल तक अटेंडेंस है बच्चे की, तो उसी से फीडबैक लिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसको आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है, सीधा आपको ऑनलाइन देना है फीडबैक। उस पर फिर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं कि क्या कैसे क्या और बेटर होना है। और ऐसा नहीं कि कोर्स के आखिरी में फीडबैक ले रहे हैं, एक बीच में भी लेते हैं फीडबैक, जिससे कि टीचर को बता सकें यार कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपका मोड ऑफ टीचिंग थोड़ा सा और बेटर कर लें आप इसको। तो शुरू के महीने में ही एक फीडबैक लिया जाता है और फिर एक आखिरी में एंड ऑफ द कोर्स लिया जाता है करेक्शन करने के लिए। और उसके अलावा भी आपको ज़रूरत पड़ती तो यू कैन कॉन्टैक्ट पर्सनली ऑल्सो टू योर हेड और टू मी। नो वन इज गोइंग टू disclose your identity. Please feel free to give your feedback. That is very important for us. फिर एग्जामिनेशन मॉडरेशन कमेटी है जो कि देखती है कि जो पेपर बने हैं वो एक सर्टेन लेवल के हैं कि नहीं, बहुत टफ तो नहीं बन गए, बहुत आसान तो नहीं बन गए, बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं, जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड है या कहीं बाहर से आ गया, आउट ऑफ कोर्स आ गया। तो ये सब बेंचमार्क्स हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं ताकि आपको एक बेटर एनवायरनमेंट मिले पढ़ने का। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डर बना दिया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो नहीं है। लगातार आपको असेस किया जाएगा, आपसे हेल्प ली जाएगी। इट इज़ ए म्यूचुअल थिंग बिटवीन ए ट्यूटर एंड लेक्चरर। जिन पैरामीटर्स पे हमारे यहाँ एकेडमिक्स काम करता है वो है लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन। आप लर्नर हैं, आपको मतलब आपको ध्यान में रख के, केंद्र में रखकर ही हम जो भी कोर्स कंटेंट बनाते हैं, डिलीवरी मेथड्स बनाते हैं, वो आपको ध्यान में रख के ही बनाते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन, इसका मतलब है कि हम आपको एक पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से शिक्षित करके भेजना निकालना चाहते हैं। होलिस्टिक, पूर्ण, वो कैसे कि आपको करिकुलर के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाएंगे। और इंटरडिसिप्लिनरी, मान लो आपका टेस्ट आपने अभी सीएससी ले लिया लेकिन आपको मन करता है कि 2 विषय में मैकेनिकल के पढ़ लूँ या 2 विषय सिविल के पढ़ लूँ या फिजिक्स का एक्स्ट्रा कोर्स पढ़ लूँ या केमिस्ट्री का मुझे कोई एक कोर्स है जो अच्छा लगता है वो पढ़ लूँ, तो वो अपॉर्चुनिटी भी हम प्रोवाइड करेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ सीनियर से बात में, ये नई चीज़ लाए हैं इस साल से, ये आपसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं ये सब चीज़ें।
तो डोंट गो विद द एडवाइस ऑफ सीनियर्स बिकॉज दे डोंट नो दीज आर द न्यू थिंग्स दैट वी आर अडॉप्टिंग। ये सब नई चीज़ें हैं, नया सुधार है जो लागू हुए हैं इस साल से। तो आपको खुद को आप टॉर्च भी रह रहे हैं इस योजना को जो हम लागू कर रहे हैं इस साल से। फिर ये सेंटर्ड अराउंड दी ईज ऑफ लर्निंग प्रोसेस, वो है कि हम कंटिन्यूस एवोल्यूशन में जाएंगे। अभी आप अगली वाली स्लाइड में देखेंगे तो एकदम से नहीं कि सीधे फाइनल एग्जाम में आपसे का वेटेज ही ज़्यादा होगा। लगातार आपको पढ़ना है, लगातार आपको असेसमेंट मिलेंगे और लगातार आपके असेसमेंट को हम उसके ऊपर आपकी ग्रेडिंग होगी। कंटिन्यूस एवोल्यूशन जो बोल रहा था, फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020, एक नई शिक्षा नीति निकली है 2020 की। अभी बहुत नेसेंट एज में, बहुत जल्दी है, लेकिन उसको प्रावधानों को भी हमने ध्यान में रखते हुए अपनी स्कीम्स को रखा है ताकि कोई बच्चा आपको ऐसा न लगे आप पिछड़ गए हैं। और कुछ ही कॉलेजेस में हुआ है भी, फ्लेक्सिबल कुरिकुलम जिसको कहते हैं, वो हमने लागू किया है जिसमें कि NEP के इम्प्लीमेंटेशन की रूपरेखा बन चुकी है। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है जो है, टू इनेबल फास्ट एंड स्लो लर्नर्स टू मैच विद डिफरेंट पेस ऑफ कंटेंट डिलीवरी। अब स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर हमारी नज़रों में कोई बच्चा कमज़ोर या ब्राइट नहीं, बाकी उसको नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है, स्लो लर्नर एंड फास्ट लर्नर। स्लो लर्नर का मतलब ये नहीं कि वो गधा है या कमज़ोर है, उसका मतलब ये है कि उस विषय में उसकी रुचि थोड़ी कम हो सकती है। एक बच्चा जो एक विषय में फास्ट लर्नर हो सकता है, दूसरे विषय में वो स्लो लर्नर। इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट ऑफ दैट स्टूडेंट। तो अगर कोई बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसको इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए, तो उसको आइडेंटिफिकेशन करना, फिर उसको उसमें हेल्प करना। और अगर कोई बच्चे को इंटरेस्ट उस विषय में ज़्यादा है किसी विषय में, तो उसको कैसे इनेबल करें कि उसमें थोड़े हायर लेवल की भी नॉलेज वो हासिल कर सके। तो ये भी मेथडोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि आप थोड़ी सी, मान लीजिए आपको किसी विषय में एक सर्टेन लेवल तक तो आप फास्ट लर्नर है उसमें, तो आपको उसमें और आगे की स्टेप भी बता दे, टीचर हेल्प कर दे कि यू डू सम रिसर्च ऑल्सो इन दैट एरिया या डू सम प्रोजेक्ट, तो वो एक एडिशनल हो जाएगा आपके लिए। तो जब भी आप जाएंगे उस विषय को लेके तो आपको एक और ज़्यादा हायर लेवल पे जाएंगे आप उसको लेके। तो ये भी हमने है प्रोसेस अडॉप्ट किया है। और कोई स्लो लर्नर है तो उसको कोई एक्स्ट्रा लेक्चर दे दें या एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि वो जल्दी से जल्दी उस पर वहाँ एक लेवल तक पहुँच जाए, उस कोर्स को क्लियर कर ले। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और ये प्रावधान भी किया गया है। तो ये सब नई चीज़ें हैं, तो आप लोग रहेंगे तो ये आपको ठीक लगेगा। अब रही बात, ये सब आपने देखी होंगी जब कोर्स भरे होंगे कि यहाँ 11 BTech प्रोग्राम्स हैं, MTech के 6 प्रोग्राम्स हैं, MSc है, MBA है, MCA है और फिर PhD भी गाइड करते हैं यहाँ की फैकल्टी। कई स्कॉलर्स रहते हैं तो उनको वो PhD गाइड करते हैं। तो ये डिटेल्स हैं जो हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब आपको मालूम होगा ही जब आपने यहाँ देखा होगा। तो अब रही बात आपसे हम लोग क्या अपेक्षा है, ये तो हम लोग क्या करेंगे ये है। आपसे हमारी अपेक्षा है कि नॉलेज, आपको एक बेसिक भी नॉलेज होनी चाहिए, फंडामेंटल, फिर बाद में उसकी हायर अप इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए, फिर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल सेट। टेक्निकल नॉलेज, इंजीनियरिंग एक अलग चीज़ है और टेक्निकल नॉलेज होना एक अलग चीज़। तो उसके लिए आपको हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, प्रैक्टिकल लैब सेशंस, प्रोजेक्ट वर्क। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। फिर सॉफ्ट स्किल है, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, इसमें अलग। फिर और चौथा है एटीट्यूड, एथिकल, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्कर। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक इंजीनियरिंग में कंप्लीट, जो हमें मैंडेट मिला हुआ है AICTE से, ये होने चाहिए आप लोगों में। हम लोग जो एवेल्यूशन सिस्टम फॉलो करते हैं वो है क्रेडिट सिस्टम, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि 4 विषय पास करने हैं, हो सकता है कि 4 विषय हों लेकिन उनके वैल्यू आगे चल के उनका जो वेटेज है वो अलग अलग हो। तो यू हैव टू चेक दी वेटेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, उसका इस तरीके से। तो अब वो अभी इसकी बताऊंगा मैं, तो आप देखेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट है वो आप देखें, मेनली ईच कोर्स इज वर्थ ए सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स। एक एक सब्जेक्ट के एक क्रेडिट पॉइंट्स होंगे
डिटरमाइन उसको डिफरेंट क्राइटेरिया से होते हैं, लैब है उसमें, साथ में थ्योरी के हैं, कितने घंटे आप उसमें लगा रहे हैं, और ये सब एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रख के उसके क्रेडिट असाइन किए जाते हैं हर सब्जेक्ट को। तो ये देखिए एक सैंपल बना है स्कीम का। ये स्कीम है, मान लीजिए इसमें पहला सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स है, तो आप आखिरी में देखेंगे उसमें एल मतलब 3 लेक्चर्स हैं, 0 ट्यूटोरियल है और 2 प्रैक्टिकल हैं। 2 प्रैक्टिकल का वेटेज, 2 घंटे के प्रैक्टिकल का वेटेज 1 है, तो टोटल क्रेडिट कितने मिल गए उसको? 4 मिल गए। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट का देखेंगे तो कितने घंटे लग रहे हैं उसमें, लैब के 2 घंटे को 1 घंटे माना जाता है, 1 क्रेडिट माना जाता है। तो इस तरीके से 4 क्रेडिट। लेकिन आखिरी में आप देखेंगे कंप्यूटर वर्कशॉप है, उसमें 1 लेक्चर है और 2 घंटे की लैब है, तो उसके क्रेडिट कितने हुए? 2 क्रेडिट हुए। सो वाइल रजिस्टरिंग फॉर द कोर्सेज आपको इस ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन सब्जेक्ट ले रहे हैं, क्या क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन लेना है आपको, या हम लोग भी हेल्प करेंगे, बट यू हैव टू लर्न कि हाउ टू सिलेक्ट ए सब्जेक्ट, रिक्वायर्ड क्रेडिट का सब्जेक्ट आपको कैसे लेना है। अभी तो फर्स्ट ईयर में तो आपके सब कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको इलेक्टिव्स भी आएंगे, तो आपको तब हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हम लोग तैयार हैं अभी से। तो कैलकुलेट करने के लिए टोटल एक इंजीनियरिंग डिग्री के लिए आपको 160 4 साल में लेने हैं क्रेडिट्स, मतलब इतने कोर्स लेने हैं आपको कि एटलीस्ट यू गेट 160 क्रेडिट इन योर बैंक, मतलब 160 क्रेडिट जमा करने हैं आपको 4 साल में, अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग विषय लेके। ठीक है, जिनको अभी समझ में ना आया, क्लैरिटी ना हो, तो मैं अभी फिर आऊँगा आप लोगों के डिपार्टमेंट्स में लेक्चर लेने, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन रहे तो। दिस इज़ ए प्रिलिमिनरी टॉक। अब ये कुछ सब्जेक्ट्स किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रेडिट का, वो लिखा हुआ है इस टेबल में। क्वालिटी के लिए कुछ एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की जो कि स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स पर आपको असेस करती है। एक थर्ड पार्टी आती है, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, उनके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। फिर हम कुरिकुलर से लेके एक्स्ट्रा कुरिकुलर, मैनेजमेंट, फिजिकल फैसिलिटीज़, इन सब पर वो असेस करेंगे हमको। फिर हमको सर्टिफिकेट दे के जाते हैं कि वेदर दिस इंस्टीट्यूट इज़ ऑफ क्वालिटी और नॉट। तो आप सर्च कर लें आप जहाँ बाकी इंस्टीट्यूट से, तो यू विल फाइंड कि बहुत से के पास ये नहीं होगा। हमारे पास नेक एक्रेडिटेशन में है, एनबीए का एक्रेडिटेशन इन कोर्सेज में, सिविल, मैकेनिकल, सीएसई और ईआई, इन ब्रांचेस के कोर्सेज जो हैं वो हमारे नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से। तो जब एक कहीं आप जाते हैं तो एम्प्लॉयर ये देखेगा कि इनके कोर्सेज में क्या क्या ये क्वालिटी है कि नहीं, तो दिस इज ए बेंचमार्क फॉर द क्वालिटी। देन एट आवर इंस्टीट्यूट, हमारे संस्थान में एक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल है जो कि लगातार मॉनिटर करता है हम लोग कोर्स डिलीवरी को, बाकी फैसिलिटीज़ को, जो बार बार इंस्टीट्यूट को बताएगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो देन वी हैव फीडबैक मैकेनिज्म, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। फीडबैक मतलब हम हर चीज़ का फीडबैक लिया जाएगा आपसे, और आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होता है, इट इज़ केप्ट कॉन्फिडेंशियल। नो नीड, गिव योर फेयर असेसमेंट सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन इट। तो आपसे जो भी होगा आप फीडबैक लिया जाता है उसके बारे में, और उसके बाद उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। और फीडबैक लेकिन एक ज़रूर है, फीडबैक उन्हीं बच्चों से लिया जाएगा जिनकी अटेंडेंस एक सर्टेन लेवल तक होगी। ठीक है ना। अब आपने क्लास अटेंड नहीं की और आपसे फीडबैक लिया जा रहा है कि टीचर ने कैसा पढ़ाया, तो वो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उस बात का। ये देखा जाता है कि एक सर्टेन लेवल तक अटेंडेंस है बच्चे की, तो उसी से फीडबैक लिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है, सीधा आपको ऑनलाइन देना है फीडबैक। उस पर फिर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं कि क्या कैसे क्या और बेटर होना है। और ऐसा नहीं कि कोर्स के आखिरी में फीडबैक ले रहे हैं, एक बीच में भी लेते हैं फीडबैक, जिससे कि टीचर को बता सकें यार कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपका मोड ऑफ टीचिंग थोड़ा सा और बेटर कर लें आप इसको। तो शुरू के महीने में ही एक फीडबैक लिया जाता है और फिर एक आखिरी में एंड ऑफ द कोर्स लिया जाता है करेक्शन करने के लिए। और उसके अलावा भी आपको ज़रूरत पड़ती तो यू कैन कॉन्टैक्ट पर्सनली ऑल्सो टू योर हेड और टू मी। नो वन इज गोइंग टू disclose your identity. Please feel free to give your feedback. That is very important for us.
फिर एग्जामिनेशन मॉडरेशन कमेटी है जो कि देखती है कि जो पेपर बने हैं वो एक सर्टेन लेवल के हैं कि नहीं, बहुत टफ तो नहीं बन गए, बहुत आसान तो नहीं बन गए, बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं, जो पढ़ाया है उससे उससे रिलेटेड है या कहीं बाहर से आ गया, आउट ऑफ कोर्स आ गया। तो ये सब बेंचमार्क्स हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं ताकि आपको एक बेटर एनवायरनमेंट मिले पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डर बना दिया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो नहीं है। लगातार आपको असेस किया जाएगा, आपसे हेल्प ली जाएगी। इट इज़ ए म्यूचुअल थिंग बिटवीन ए ट्यूटर एंड लेक्चरर। जिन पैरामीटर्स पे हमारे यहाँ एकेडमिक्स काम करता है वो है लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन। आप लर्नर हैं, आपको मतलब आपको ध्यान में रख के, केंद्र में रखकर ही हम जो भी कोर्स कंटेंट बनाते हैं, डिलीवरी मेथड्स बनाते हैं, वो आपको ध्यान में रख के ही बनाते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन, इसका मतलब है कि हम आपको एक पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से शिक्षित करके भेजना निकालना चाहते हैं। होलिस्टिक, पूर्ण, वो कैसे कि आपको करिकुलर के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाएंगे। और इंटरडिसिप्लिनरी, मान लो आपका टेस्ट, आपने अभी सीएससी ले लिया लेकिन आपको मन करता है कि 2 विषय में मैकेनिकल के पढ़ लूँ या 2 विषय सिविल के पढ़ लूँ या फिजिक्स का एक्स्ट्रा कोर्स पढ़ लूँ या केमिस्ट्री का मुझे कोई एक कोर्स है जो अच्छा लगता है वो पढ़ लूँ, तो वो अपॉर्चुनिटी भी हम प्रोवाइड करेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ सीनियर से बात में, ये नई चीज़ लाए हैं इस साल से, ये आपसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं ये सब चीज़ें। तो डोंट गो विद द एडवाइस ऑफ सीनियर्स बिकॉज दे डोंट नो, दीज आर द न्यू थिंग्स दैट वी आर एडॉप्टिंग। ये सब नई चीज़ें हैं, नए सुधार हैं जो लागू हुए हैं इस साल से। तो आपको खुद को, आप टॉर्च भी रह रहे हैं इस योजना को जो हम लागू कर रहे हैं इस साल से। फिर ये सेंटर्ड अराउंड दी ईज़ ऑफ लर्निंग प्रोसेस, वो है कि हम कंटिन्यूस एवोल्यूशन में जाएंगे। अभी आप अगली वाली स्लाइड में देखेंगे तो एकदम से नहीं कि सीधे फाइनल एग्जाम में आपसे का वेटेज ही ज़्यादा होगा। लगातार आपको पढ़ना है, लगातार आपको असेसमेंट मिलेंगे और लगातार आपका असेसमेंट को हम, उसके ऊपर आपकी ग्रेडिंग होगी। कंटिन्यूस एवोल्यूशन जो बोल रहा था, फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020, एक नई शिक्षा नीति निकली है 2020 की। अभी बहुत नेसेंट एज में, बहुत जल्दी है, लेकिन उसको प्रावधानों को भी हमने ध्यान में रखते हुए अपनी स्कीम्स को रखा है ताकि कोई बच्चा आपको ऐसा ना लगे आप पिछड़ गए हैं। और कुछ ही कॉलेजेस में हुआ है भी, फ्लेक्सिबल कुरिकुलम जिसको कहते हैं, वो हमने लागू किया है जिसमें कि NEP की इम्प्लीमेंटेशन की रूपरेखा बन चुकी है। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है जो है, टू इनेबल फास्ट एंड स्लो लर्नर्स टू मैच विद डिफरेंट पेस ऑफ कंटेंट डिलीवरी। अब स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर, हमारी नज़रों में कोई बच्चा कमज़ोर या ब्राइट नहीं, बल्कि उसको नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है, स्लो लर्नर एंड फास्ट लर्नर। स्लो लर्नर का मतलब ये नहीं कि वो गधा है या कमज़ोर है, उसका मतलब ये है कि उस विषय में उसकी रुचि थोड़ी कम हो सकती है। एक बच्चा जो एक विषय में फास्ट लर्नर हो सकता है, दूसरे विषय में वो स्लो लर्नर। इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट ऑफ दैट स्टूडेंट। तो अगर कोई बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसको इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए, तो उसको आइडेंटिफिकेशन करना, फिर उसको उसमें हेल्प करना। और अगर कोई बच्चे को इंटरेस्ट उस विषय में ज़्यादा है, किसी विषय में, तो उसको कैसे इनेबल करें कि उसमें थोड़े हायर लेवल की भी नॉलेज वो हासिल कर सके। तो ये भी मेथडोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि आप थोड़ी सी, मान लीजिए आपको किसी विषय में एक सर्टेन लेवल तक तो आप फास्ट लर्नर है उसमें, तो आपको उसमें और आगे की स्टेप भी बता दे, टीचर हेल्प कर दे कि यू डू सम रिसर्च ऑल्सो इन दैट एरिया या डू सम प्रोजेक्ट, तो वो एक एडिशनल हो जाएगा आपके लिए। तो जब भी आप जाएंगे उस विषय को लेके तो आपको एक और ज़्यादा हायर लेवल पे जाएंगे आप उसको लेके। तो ये भी हमने है प्रोसेस अडॉप्ट किया है। और कोई स्लो लर्नर है तो उसको कोई एक्स्ट्रा लेक्चर दे दें या एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि वो जल्दी से जल्दी उस पर वहाँ एक लेवल तक पहुँच जाए, उस कोर्स को क्लियर कर ले। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और ये प्रावधान भी किया गया है। तो ये सब नई चीज़ें हैं, तो आप लोग रहेंगे तो ये आपको ठीक लगेगा। अब रही बात, ये सब आपने देखी होंगी जब कोर्स भरे होंगे कि यहाँ 11 BTech प्रोग्राम्स हैं, MTech के 6 प्रोग्राम्स हैं, MSc है, MBA है, MCA है और फिर PhD भी गाइड करते हैं यहाँ की फैकल्टी। कई स्कॉलर्स रहते हैं तो उनको वो PhD गाइड करते हैं। तो ये डिटेल्स हैं जो हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब आपको मालूम होगा ही जब आपने यहाँ देखा होगा। तो अब रही बात आपसे हम लोग की अपेक्षाएं, ये तो हम लोग क्या करेंगे ये है,
आपसे हमारी अपेक्षा है कि नॉलेज, आपको एक बेसिक भी नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल, फिर बाद में उसकी हायर अप इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए, फिर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल सेट। टेक्निकल नॉलेज, इंजीनियरिंग एक अलग चीज़ है और टेक्निकल नॉलेज होना एक अलग चीज़। तो उसके लिए आपको हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, प्रैक्टिकल लैब सेशंस, प्रोजेक्ट वर्क। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। फिर सॉफ्ट स्किल है, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, इसमें अलग। फिर और चौथा है एटीट्यूड, एथिकल, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्कर। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक इंजीनियरिंग में कंप्लीट, जो हमें मैंडेट मिला हुआ AICTE से, ये होने चाहिए आप लोगों में। हम लोग जो एवेल्यूशन सिस्टम फॉलो करते हैं वो है क्रेडिट सिस्टम। ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि 4 विषय पास करने हैं, हो सकता है कि 4 विषय हों लेकिन उनके वैल्यू आगे चल के उनका जो वेटेज है वो अलग अलग हो। तो यू हैव टू चेक दी वेटेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, उसका इस तरीके से। तो अब वो अभी स्कीम बताऊंगा मैं, तो आप देखेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट है वो आप देखें, मेनली ईच कोर्स इज वर्थ ए सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स। एक एक सब्जेक्ट के एक क्रेडिट पॉइंट्स होंगे डिटरमाइन, उसको डिफरेंट क्राइटेरिया से होते हैं। लैब है उसमें, साथ में थ्योरी के हैं, कितने घंटे आप उसमें लगा रहे हैं, और ये सब एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रख के उसके क्रेडिट असाइन किए जाते हैं हर सब्जेक्ट को। तो ये देखिए एक सैंपल बनाया है स्कीम का। ये स्कीम है, मान लीजिए इसमें पहला सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स है, तो आप आखिरी में देखेंगे उसमें L मतलब 3 लेक्चर्स है, 0 ट्यूटोरियल है और 2 प्रैक्टिकल हैं। 2 प्रैक्टिकल का वेटेज, 2 घंटे के प्रैक्टिकल का वेटेज 1 है। तो टोटल क्रेडिट कितने मिल गए उसको? 4 मिल गए। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट का देखेंगे तो कितने घंटे लग रहे हैं उसमें, लैब के 2 घंटे को 1 घंटे माना जाता है, 1 क्रेडिट माना जाता है। तो इस तरीके से 4 क्रेडिट। लेकिन आखिरी में आप देखेंगे कंप्यूटर वर्कशॉप है, उसमें 1 लेक्चर है और 2 घंटे की लैब है, तो उसके क्रेडिट कितने हुए? 2 क्रेडिट हुए। सो वाइल रजिस्टरिंग फॉर द कोर्सेज, आपको इस ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन सब्जेक्ट ले रहे हैं, क्या क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन लेना है आपको, या हम लोग भी हेल्प करेंगे, बट यू हैव टू लर्न कि हाउ टू सिलेक्ट ए सब्जेक्ट, रिक्वायर्ड क्रेडिट का सब्जेक्ट आपको कैसे लेना है। अभी तो फर्स्ट ईयर में तो आपके सब कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको इलेक्टिव्स भी आएंगे, तो आपको तब हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम लोग तैयार हैं अभी से। तो कैलकुलेट करने के लिए टोटल एक इंजीनियरिंग डिग्री के लिए आपको 160 4 साल में लेने हैं क्रेडिट्स। मतलब इतने कोर्स लेने हैं आपको कि एटलीस्ट यू गेट 160 क्रेडिट इन योर बैंक। मतलब 160 क्रेडिट जमा करने हैं आपको 4 साल में, अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग विषय लेके। ठीक है, जिनको अभी समझ में ना आया, क्लैरिटी ना हो, तो मैं अभी फिर आऊँगा आप लोगों के डिपार्टमेंट्स में लेक्चर लेने, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन रहे तो। दिस इज़ ए प्रिलिमिनरी टॉक। अब ये कुछ सब्जेक्ट्स किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रेडिट का, वो लिखा हुआ है इस टेबल में। तो इसमें आप देखेंगे कि हर तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। पहला जो कोड है वो ह्यूमैनिटीज़ का है, दूसरा बेसिक साइंसेस का है, तीसरा इंजीनियरिंग साइंसेस का है, चौथा डिपार्टमेंटल कोर एंड डिपार्टमेंटल लर्निंग का है, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव है, फिर ओपन कोर्स हैं, फिर मूक है ओपन कोर्स, PRO इंटर्नशिप है, सेमिनार है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्लब एक्टिविटीज़, इनके 5 क्रेडिट हैं। तो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है आपकी स्कीम कि आपको सब चीज़ों का एक्सपोजर मिले और आप एक कंप्लीट व्यक्ति के रूप में इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलें। और अब इसके साथ में भी और भी ऑप्शन से बताता हूँ आपको मैं। तो ये एक प्रोजेक्शन है कि किस किस तरीके से हमने सब्जेक्ट कैटेगरीज में कितने कितने परसेंटेज वेटेज है किसका ओवरऑल आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री में। अब ये स्कीम आप देखिए, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द न्यू प्रपोज स्कीम फॉर आपके साथ ये नई स्कीम हम लागू कर रहे हैं और इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट
पैरामीटर्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको बताया जा रहा है। इसीलिए एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्टर साहब ने बोल रखा है बच्चों को बता दें कि ये नई चीज़ है, सीनियर्स के लिए से भी नहीं समझ में आएगी आपको ज़्यादा, आप ही उसके लीडर होंगे इस चीज़ के। अब देखिए, ओपन एंड इलेक्टिव कोर्सेज, ये एक इम्पोर्टेंट हम रिफॉर्म है या नई चीज़ जो है, वो जो बाकी इंस्टीट्यूट में चलती थी, बड़े इंस्टीट्यूट्स में, अपने यहाँ थोड़ा सा RGPV के सिस्टम में नहीं था, ज़्यादा लागू किया गया था, लेकिन अब आपके उससे लागू है, उसके बड़े फ़ायदे होंगे आपको। हम 24 इलेक्टिव कोर्स फ्लोट करेंगे, लेना है आपको, एंड 12 ओपन कोर्सेज। अब इंट्रा डिपार्टमेंटल मतलब डिपार्टमेंट आपको 24 इलेक्टिव कोर्सेज देगा, उसमें से आपको चुनना है कि आपको कौन से लेने हैं, ये आपकी चॉइस है। अब ये नहीं है कि आप यही पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं है। हर सेमेस्टर में डिपार्टमेंट बताएगा इन 4 में से कौन से 3 पढ़ने हैं, 6 में से कौन से 3 लेने हैं आपको, वो आपकी चॉइस पर रहेगा। साथ में 12 ओपन कोर्सेज है, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट के कोर्स लेने हैं आपको, जिससे कि आपकी जो रुचि के दूसरे विषय में भी रुचि हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, तो वो चाहते हैं कि कुछ कंप्यूटर के कोर्सेज ले लूँ मैं ताकि मेरी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमने रखी है अब, सो दैट दे कैन गो एंड टेक सम कोर्सेज ऑन कंप्यूटर साइंस। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी का इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छा उसको लगता है कि तो 2 कोर्स इंग्लिश के भी ले सकता है, मैनेजमेंट के ले सकता है, अप्लाइड साइंस के ले सकता है, तो वो लिस्ट कोर्सेज की रहेगी, उसमें से अपनी रुचि के कोर्सेज वो ले सकता है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें कि आपको बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि जब आपकी इच्छा के विषय पढ़ेंगे या आपको लगेगा कि इसमें एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो भी एक आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो जो नॉन कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, वो दे कैन ऑप्ट फॉर दी ओपन कोर्सेज फ्रॉम दी कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम। So this is one of the key transformations in existing academic system. फिर एक नया रिफॉर्म बहुत चल रहा है और इसको गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंटेड है। ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मूक कोर्सेज कहलाते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोर्सेज हैं। इसमें सेल्फ लर्निंग मतलब आप अपने आप को पढ़ें। आपको अपने आप में ये ताकत डेवलप करनी है कि आप हाउ यू टू लर्न दी न्यू टेक्नोलॉजीज। तो आपको ये सिखाने के लिए 2 कोर्सेज आपको लेने ही पड़ेंगे, मूक कोर्सेज। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो मूक कोर्सेज जो एक एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी है NPTEL, वो ये लॉन्च करती है और इट इज़ ए कंसोर्टियम ऑफ IISc बेंगलोर एंड IITs। तो ये सब मिलके इन्होंने कुछ कोर्स डाल रखे हैं, हर साल लॉन्च करते हैं, दोनों सेमेस्टर में हज़ारों कोर्सेज होते हैं। उसमें से आपको 2 कोर्स एनरोल करने हैं और वो कोर्स की लेक्चर डिलीवरी IITs के स्टाफ ही करता है, फैकल्टी करती है, और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन लेते हैं। वो डिटेल्ड हमारे एक इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर हैं मुकेश आज़ाद, CSE में है, और हर डिपार्टमेंट में एक मूक कोऑर्डिनेटर बना दिया है हमने। और आप जो भी लेंगे एक मूक कोर्स, आप उसको बताएंगे तो वो क्या करेगा, वो फैकल्टी भी आपके साथ एनरोल करेगी उस कोर्स में, और आप एग्ज़ाम देंगे पहले मूक का। आप अगर क्लियर कर जाते हैं, उसके पैरामीटर्स हैं, कितने घंटे के कोर्स में कितने क्रेडिट मिलेंगे, वो डिटेल आपको बताया जाएगा जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो उस कोर्स का फ़ायदा ये है, एक तो आप लेटेस्ट जो मान लीजिए IT कोई प्रोफेसर का बड़ा नाम है, उसका कोर्स ले लेंगे आप। अगर आपने उसको सर्टिफिकेशन ले लिया तो वो आपका सर्टिफिकेट में IT की सील भी लगी मिलेगी आपको साथ में। और दूसरा फ़ायदा ये है कि उससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। और अगर आप मान लो उस टेस्ट में क्लियर नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे फिर, उसी का एग्ज़ाम हम इंस्टीट्यूट लेवल पर लेंगे आपसे, और उम्मीद करेंगे कि आप उसमें परफॉर्म कर लें। तो उसमें डरने की बात नहीं है। आई विल encourage you to register for more and more MOOC courses, but with due approval from the department MOOC coordinator, so that आपको उसमें दिक्कत ना आए। जब आप मान लो उसमें फेल हो गए तो आप फिर बोलें कि सर मैं तो फेल हो गया, मैंने तो लिया था कोर्स, मेरे क्रेडिट कम पड़ रहे हैं।
तो उसके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि आपको पहले से ही बताना पड़ेगा आपकी फैकल्टी को कि सर मैं इस कोर्स में रजिस्टर, वो बताएगा आपको किस में रजिस्टर करना है, तो आप रजिस्टर कर लेंगे तो फिर हम उसके लिए प्रावधान करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम हम भी लेंगे फिर यहाँ। अगर आप वहाँ कर लिया तो बहुत ही अच्छा है, उससे अच्छा तो कोई बात है ही नहीं। अगर आपने मूक से ही सर्टिफिकेट ले लिया तो आईआईटीज़ वगैरह का नहीं हुआ तो फिर हम हेल्प करेंगे आपको उसमें। सो प्लीज़ टेक इट एज एन एडवांटेज, डबल एडवांटेज है आपको। आप कहीं लूज़ नहीं कर रहे हैं और अपने पेस से आप पढ़ लेंगे उसको। जब भी ऑफ टाइम हो, आप बहुत लेक्चर पढ़े रहते हैं उनको ऑनलाइन, तो जब आपको टाइम हो तब आप पढ़ लें। और असाइनमेंट जमा करने पड़ते हैं पीरियडिकली, और 1-2 एग्ज़ाम होते हैं उनके, एग्ज़ाम शायद भोपाल देंगे तो उसकी व्यवस्था भी की जाएगी आपकी। मान लीजिए आपको वो सेंटर उसका भोपाल होता है मेनली मूक कोर्स के फाइनल एग्ज़ाम का, सो वी विल प्रोवाइड यू द इंस्टीट्यूट बस टू अपेयर इन दैट एग्जामिनेशन। तो ये एक नई चीज़ है जो आपके सीनियर्स ने नहीं की या करी है, तो बहुत लिमिटेड लेवल पर करी है, लेकिन इसको एक पार्ट बना दिया हमने करिकुलम का। सो नाउ इट इज़ मैंडेटरी। तो ये तो फिर हमने ये ध्यान में आया कि हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से वो अपने आप को और भी पोटेंशियल होते हैं उसमें। तो हमने बहुत सारे क्लब्स बनाए हैं, उसमें से आप अपनी रुचि के क्लब्स लें, उसमें एक्टिविटी में भाग लें आप, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जिससे कि और उसमें आप जब करते जाएंगे तो आखिरी में आपको 5 क्रेडिट मिलेंगे फाइनल डिग्री में, तो 5 क्रेडिट इसके मिल जाएंगे। तो ये भी ज़रूरी है आपको भाग लेना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। अभी क्या होता है कि फिर पढ़ लिया और तो आपको अगर अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना है, अच्छा रखना है और कुछ नई चीज़ें सीखनी है आपको पढ़ाई के अलग से भी, तो आप क्लब एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे, इंस्टीट्यूट में भी ग्रो करेंगे। तो एक्टिविटी भी आपके जो पसंद की चीज़ है, हॉबी है कुछ, मान लीजिए सिंगिंग है, डांस है, या गार्डनिंग है, या नेचर क्लब है, या फोटोग्राफी क्लब है, या डांस है, या प्ले है, तो अब डिफरेंट क्लब्स हैं, अभी लिस्ट बताता हूँ मैं। तो उनमें से आपको हर क्लब्स में आप मेंबर बन जाएं और एक्टिविटी में भाग लें, और सर्टिफिकेट आप उसके संभाल के रखें। तो वो सर्टिफिकेट आपको आखिरी में जो 5 क्रेडिट देने के काम आएंगे। फिर जो मैंने बताया था स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर, ये प्रोविज़न है यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में कि अगर आपने 20 एक्स्ट्रा क्रेडिट कर लिए और 160 के ऊपर कोर्स लेके, इलेक्टिव लेके, अगर आपने मान लो आपने मैकेनिकल में एडमिशन लिया और मैकेनिकल के ही 20 कोर्स और कर लिए, तो आपको मिल जाएगी बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ ऑनर्स। समझ में आया? आपको ऑनर्स डिग्री कहलाएगी वो। मान लो सिविल में, तो सिविल के 20 कोर्स मान लो, फिर वो सिविल के लेने पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर आप दूसरे विषय के लेते हैं, मान लो मैकेनिकल की बजाय आपने कंप्यूटर साइंस के ले लिए 20 क्रेडिट के कोर्स, तो आपको क्या मिल जाएगी? बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ माइनर इन कंप्यूटर साइंस। क्लियर? सो दिस इज समथिंग न्यू which was there but it was not implemented, but now we have implemented it. Similarly, a computer science person can also, 4 साल में पता लगा सिनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है जॉब का, सिविल की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिकल की तरफ जा रहा है, तो 20 क्रेडिट उसके अर्न कर ले तो ही विल गेट ए माइनर डिग्री, सो हिज एम्प्लॉयबिलिटी कैन ऑल्सो बी मच मोर फॉर द इंडस्ट्री पर्सन। तो ये ध्यान रखना है, 20 क्रेडिट आप जो फास्ट लर्नर्स हैं दे कैन टेक, वी विल पुट सम क्राइटेरिया कि इतने CGPA से ज़्यादा होना चाहिए तभी उसको ये 20 क्रेडिट वो ले सकेगा। नहीं तो पता लगा कि सबने ले ली 20 क्रेडिट, अब वो पिछड़ रहा है बाकी कोर्सेज में भी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओवरबर्डन भी नहीं होना है, लेकिन इनेबल करना है जो कि थोड़े फास्ट लर्नर्स हैं उनको। तो ये एक नई चीज़ है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने शुरुआती में कहा था कि अब सीनियर्स की बातों में ना आए, क्लासेस रेगुलर अटेंड करें। क्यों करें? ये शब्द लिखा हुआ है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, मतलब लगातार आपके एवोल्यूशन होता जाएगा। कब कब होगा? अब आपकी देख लीजिए जो डिस्ट्रीब्यूशन लिख रखा है, एंड सेम कितना है? 60 नंबर का है, मिड सेम 20 नंबर का, क्यूज असाइनमेंट 20 नंबर का, थ्योरी कंपोनेंट में 100 नंबर में से 40 नंबर आपकी किस पे डिपेंड करते हैं? आपकी अटेंडेंस पर, रेगुलरिटी पे।
और एंड सेम में भी इसी तरीके से कर रखा है। एंड प्रैक्टिकल में जो 50 नंबर हैं वो एंड सेम 30 नंबर का है, बाकी असाइनमेंट 20 नंबर का है। अब इनको भी हमने डिवाइड कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में, कि पहले 15 दिन बाद आपका पहला असाइनमेंट ले लिया जाएगा, उसको फिक्स कर दिया जाएगा। जो नहीं आएगा उसके एवोल्यूशन में उसको क्या मिल जाएगा, डी ग्रेड मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं लूज़ करेगा वो फाइनल ग्रेड्स में अपने। तो आपको रहना बहुत ज़रूरी है। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी फिर वो एक अलग चीज़ है, बस 99% इसका कोई उसका वो इलाज नहीं है। फिर अगर कोई बच्चा मिस कर जाता है तो वो मिस कर जाएगा वो तो और आपकी इवोल्यूशन वहीं हो जाएगा फाइनल उसी दिन। ठीक है, तो आपको हर 15 दिन में आपको इवोल्यूशन होना ही है, ये मान के चलिए। आप लोग 7 तारीख से क्लास शुरू होंगी तो 22 तारीख तक आपका एक इवोल्यूशन हो जाएगा। फिर अगले 15 दिन बाद फिर हो जाएगा इवोल्यूशन, एक फिर हो जाएगा। तो लगातार बी अटेंटिव इन योर दी क्लासेस एंड बी रेगुलर इन दी क्लासेस। ये लिखा हुआ है कैसे, ये सब साइट पे आपको स्लाइड मिल जाएंगी, डाल दूंगा मैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा कुछ कन्फ्यूजन हो तो। और जब आऊँगा पर्सनली भी आप मिल सकते हैं। तो ये कब कब होगा ये सब लिखा हुआ उसमें, पीरियोडिसिटी भी लिखी हुई, पहला एवोल्यूशन कब होगा, सेकंड कब होगा, थर्ड कब होगा, और मिड सेम पहले का वेटेज 50%, दूसरे का। हाँ, एक चीज़ और बताएंगे आपको सीनियर्स कि 2 मिड सेम होते हैं तो एक दे दो चल जाता है, ऐसा नहीं है। 2 हैं तो दोनों में आपको अपियर होना ज़रूरी है। पहले का वेटेज 50% है, मतलब अगर 20 नंबर हैं तो 10 नंबर में से आप अगर आप नहीं बैठे एक में तो आपको 10 नंबर गए, फिर आपको 10 नंबर में से ही मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों मिड सेम में बैठना है आपको साथ में, और उस असाइनमेंट में भी देना, आपको टाइमली सबमिट करना है। इसी तरीके से ये असेसमेंट हमने उसका बना दिया है, बेस्ट ऑफ फर्स्ट 4 लैब एक्सपेरिमेंट में आप करेंगे उसी दिन आपका इवोल्यूशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लैब में नहीं आ रहे हैं, थ्योरी में आ गए, लैब में नहीं आए। लैब में नहीं आए तो आपका असेसमेंट उस दिन का गया। तो क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप लोग तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लैब को भी बराबर का वेटेज दिया गया है, बराबर इवोल्यूशन है उसका भी, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज इन योर लैब असेसमेंट ऑल्सो। फिर सेकंड का भी दिया, तीसरे का भी दिया। तो ये सब तो असेसमेंट, अब क्या पैरामीटर असेसमेंट के, एक्चुअल अटेंडेंस, टेस्ट टेकन ड्यूरिंग द कोर्स, जो टेस्ट लिया जा रहा है, प्रोजेक्ट अगर आप हायर सेमेस्टर्स में तो क्या प्रोजेक्ट में आपने परफॉर्मेंस उसका भी लगातार रिवोल्यूशन हो। ये नहीं है कि प्रोजेक्ट ले लिया और 6 महीने बाद अगर आपने प्रोजेक्ट जमा कर दिया, सर मैंने प्रोजेक्ट कर लिया है, ऐसा नहीं। आपको पीरियडिकली आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा हमने क्या क्या प्रोग्रेस है हमारी। ओरल रिटन एग्जामिनेशन, इसके बाद है हमारा जो सिस्टम है असेसमेंट, वो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का है, उसको कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स सर बैठे हुए हैं, संजय सर, वो बताएंगे आपको जब उनका प्रेजेंटेशन होगा। ये आपकी एकेडमिक कैलेंडर बनाया हुआ है, इसमें डेट बताई हुई है, पूरी चीज़ें और सेमेस्टर की दी हुई है, साइट पे डला हुआ है, ये वेबसाइट पे डाला हुआ है SATI की साइट पर। ये फर्स्ट सेमेस्टर का एकेडमिक कैलेंडर, ये ख़त्म हो जाएगा आपका 6 मार्च को ख़त्म हो जाएगा ये वाला सेशन। ठीक है, फिर ये आपका दूसरा सेमेस्टर शुरू हो जाएगा 13 मार्च से, क्योंकि हम बहुत लेट एडमिशन्स हुए हैं। अब जाके नवंबर में जाके सेशन शुरू हो रहा है, जब सेशन ख़त्म होता है तब सेशन शुरू हो रहा है जाकर। तो कोशिश की है कि अगले साल से आप बिल्कुल जुलाई से शुरू हो जाएं पढ़ाई आपकी। तो ये दूसरा सेमेस्टर फिर 13 मार्च से शुरू कर दिया है। तो इसका भी पूरा ये सब साइट पे डला हुआ है, इसको भी आप देख लें। अब इवेंट कैलेंडर भी बना रखा है हमने, ऐसा नहीं है कि अब कुछ तो इवेंट हो चुके हैं, कुछ बचे हुए इवेंट्स का ये देख लें आप। ये हमने प्लान किए हुए इस तरीके से कि आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो टोटल। और फिर स्पोर्ट्स कैलेंडर भी बनाया हुआ है हमने। तो रेनी सीजन में हम इंडोर गेम्स करवाते हैं, और ये करवाते हैं सैटरडे संडे में। कब कराते हैं? सैटरडे संडे में, ताकि आपका एकेडमिक्स भी सफ़र ना हो। और फिर विंटर अब सीजन आ रहा है तो आपका ये एथलेटिक्स वगैरह आउटडोर गेम्स करा कर हम इसको वाइंड अप करते हैं।
तो हम इसको भी प्रॉपर वेटेज देते हैं, प्रॉपर प्लान्ड वे में काम होता है। ऐसा नहीं कि कभी गर्मी में दौड़ा दिया कि अब स्पोर्ट्स वीक है, ये ऐसा नहीं रहेगा। लगातार आपको आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है ताकि यू कैन पार्टिसिपेट। एवरीथिंग इज़ वेल नोन, वेल इन एडवांस टू यू, सो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। हाँ, तो जो क्लब्स की बात कर रहा था, तो ये बहुत सारे क्लब्स बनाए हुए हैं। सोशल सर्विस क्लब, फोटोग्राफी क्लब, ड्रामेटिक्स क्लब, स्पीकर स्किल डेवलपमेंट, आर्ट्स लिटरेरी, ये सब। इन सब के जो हेड हैं वो तो हैं हमारे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं, ये कल्चरल कोऑर्डिनेटर इंस्टीट्यूट के। लेकिन इनके भी दो फैकल्टी को एक एक क्लब की जिम्मेदारी दी हुई है, क्लब कोऑर्डिनेटर्स की। सो यू कैन कॉन्टैक्ट द रेस्पेक्टिव क्लब कोऑर्डिनेटर्स देयर ऑल्सो। Then we are introducing this new scheme, which is mentor-mentee scheme, and the institutional coordinator is Dr. S.K. महाजन। आप लोगों का टाइम टेबल भी डाल दिया है वेबसाइट पर, आप देख लें। उसमें मेंटर का नाम भी लिखा हुआ है, उसको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, और क्लास कोऑर्डिनेटर भी लिखा हुआ है उसमें, उसका नाम भी है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं। तो आपको उनसे हेल्प मिलेगी आपको। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटर-मेंटी स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि कई बार झिझक रहती है बच्चे को टीचर से डायरेक्ट कुछ चीज़ शेयर करने में, जबकि वो अपने पीयर से या अपने सीनियर से वो बात शेयर कर सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो 15 बच्चों पे एक स्टूडेंट सेकेंड ईयर का आपको कुछ हेल्प कर सके, जो किसी भी मैटर में, कोई भी मैटर हो, एजुकेशनल हो और पर्सनल हो। तो उसके ऊपर फिर एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट रहेगा, फिर एक फैकल्टी रहेगी। तो ये स्कीम हमने डेवलप की है, कर रहे हैं इस साल से आप लोगों से। तो हम कह रहे हैं कई मामलों में आप आगे चलकर इस कॉलेज का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे कि किस दिशा में कॉलेज जा रहा है। तो ये पूरी हायरार्की है जो हमने डेवलप की है यहाँ पर, और आई होप कि इट विल बी यूजफुल टू यू। तो ये कुछ की प्रैक्टिसेस हैं जो कि शेयर की जाएंगी आप लोगों से। फ़ायदा क्या है इसके? मेंटर्स कौन होंगे जो आपको गाइड करेंगे, और मेंटी कौन है? आप लोग हैं, मेंटी हैं इस वक्त। अगले साल फिर आप ही मेंटर्स हो जाएंगे, आपसे जूनियर हो जाएंगे, वो मेंटी हो जाएंगे। एंड दिस ऑल विल बी इन दी अंडर द सुपरविजन ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। और गर्ल्स के लिए गर्ल्स मेंटर रहेंगे, गर्ल के लिए, और बॉय के लिए बॉय मेंटर रहेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके भी जो अच्छे मेंटर्स होंगे उनको जो 5 क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो दिए जाएंगे। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं जो कि हमें, क्योंकि टाइम कम है, तो ये कुछ फ़ायदे हैं इसके। काफ़ी बड़े जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर ये स्कीम लागू है, इसलिए बताया। ये सब आप देख लीजिएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप बड़ा हेल्पफुल है ये चीज़, जो ये है क्लास कोऑर्डिनेटर्स। हर फैकल्टी को एक आपके क्लास का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। एक तरीके से ही इज़ नाउ योर गार्जियन in the institute. So if you have any related problem or any related issue, you can contact the respective class coordinator. He is the first link in the chain. कोई भी दिक्कत है आपको पहले क्लास कोऑर्डिनेटर से बताएं, अगर उससे एड्रेस नहीं हो पा रही तो फिर एचओडी को, एचओडी नहीं हो रही तो डीन, और डीन रजिस्ट्रार, डीन, एंड देन टू डायरेक्टर। तो ये आपको हायरार्की फॉलो करनी चाहिए, और ये आपके पूरे रिकॉर्ड भी रखेंगे, बही खाता रखेंगे आपका, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, अटेंडेंस कैसी है। तो क्लास कोऑर्डिनेटर विल बी द लिंक बिटवीन यू एंड द इंस्टीट्यूट। ये सब इसमें लिखा हुआ है। आपके अटेंडेंस रिलेटेड इशू भी ये सब देखेंगे। फिर यही सब उनका इंटर्नशिप एक अलग कंपोनेंट है जो कि रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ईयर के बाद ही आपको एक इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ये आपके अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए या एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो उसके बारे में है ये। सो आई एंड अप हियर। नाउ आई रिक्वेस्ट अवर रजिस्ट्रार टू प्लीज share few slides. Degree, so his employability can also be much more for the industry person. तो ये ध्यान रखना है। 20 क्रेडिट आप जो फास्ट लर्नर्स हैं दे कैन टेक, वी विल पुट सम क्राइटेरिया कि इतने CGPA से ज़्यादा होना चाहिए तभी उसको ये 20 क्रेडिट वो ले सकेगा। नहीं तो पता लगा कि सबने ले ली 20 क्रेडिट, अब वो पिछड़ रहा है बाकी कोर्सेज में भी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ओवरबर्डन भी नहीं होना है, लेकिन इनेबल करना है जो कि थोड़े फास्ट लर्नर्स हैं उनको। तो ये एक नई चीज़ है।
हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने शुरुआती में कहा था कि अब सीनियर्स की बातों में ना आए, क्लासेस रेगुलर अटेंड करें। क्यों करें? ये शब्द लिखा हुआ है कंटिन्यूअस एवेल्यूएशन, मतलब लगातार आपके एवेल्यूशन होता जाएगा। कब कब होगा? अब आपकी लिख लीजिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन लिख रखा है, एंड सेम कितना है? 60 नंबर का है, मिड सेम 20 नंबर का, क्यूज असाइनमेंट 20 नंबर का। थ्योरी कंपोनेंट में 100 नंबर में से 40 नंबर आपकी किस पे डिपेंड करते हैं? आपकी अटेंडेंस पर, रेगुलरिटी पे। और एंड सेम में भी इसी तरीके से कर रखा है। एंड प्रैक्टिकल में जो 50 नंबर हैं वो एंड सेम 30 नंबर का है, बाकी असाइनमेंट 20 नंबर का है। अब इनको भी हमने डिवाइड कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में, कि पहले 15 दिन बाद आपका पहला असाइनमेंट ले लिया जाएगा, उसको फिक्स कर दिया जाएगा। जो नहीं आएगा उसके एवोल्यूशन में उसको क्या मिल जाएगा? डी ग्रेड मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं लूज़ करेगा वो फाइनल ग्रेड्स में अपने। तो आपको रहना बहुत ज़रूरी है। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी फिर वो एक अलग चीज़ है, बस 99% इसका कोई उसका वो इलाज नहीं है। फिर अगर कोई बच्चा मिस कर जाता है तो वो मिस कर जाएगा वो तो और आपका इवोल्यूशन वहीं हो जाएगा फाइनल उसी दिन। ठीक है, तो आपको हर 15 दिन में आपका इवोल्यूशन होना ही है, ये मान के चलिए आप लोग। 7 तारीख से क्लास शुरू होंगी तो 22 तारीख तक आपका एक इवोल्यूशन हो जाएगा। फिर अगले 15 दिन बाद फिर हो जाएगा इवोल्यूशन, एक फिर हो जाएगा। तो लगातार बी अटेंटिव इन योर दी क्लासेस एंड बी रेगुलर इन दी क्लासेस। ये लिखा हुआ है कैसे, ये सब साइट पे आपको स्लाइड मिल जाएंगी, डाल दूंगा मैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा कुछ कन्फ्यूजन हो तो। और जब आऊँगा पर्सनली भी आप मिल सकते हैं। तो ये कब कब होगा ये सब लिखा हुआ, उसमें पीरियोडिसिटी भी लिखी हुई, पहला एवोल्यूशन कब होगा, सेकंड कब होगा, थर्ड कब होगा। और मिड सेम पहले का वेटेज 50%, दूसरे का। हाँ, एक चीज़ और बताएंगे आपको सीनियर्स, कि 2 मिड सेम होते हैं तो एक दे दो चल जाता है, ऐसा नहीं है। 2 हैं तो दोनों में आपको अपीयर होना जरूरी है। पहले का वेटेज 50% है, मतलब अगर 20 नंबर हैं तो 10 नंबर में से आप अगर आप नहीं बैठे एक में तो आपको 10 नंबर गए, फिर आपको 10 नंबर में से ही मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों मिड सेम में बैठना है आपको साथ में, और उस असाइनमेंट में भी देना, आपको टाइमली सबमिट करना है। इसी तरीके से ये असेसमेंट हमने उसका बना दिया है, बेस्ट ऑफ फर्स्ट 4 लैब एक्सपेरिमेंट में आप करेंगे उसी दिन आपका इवोल्यूशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लैब में नहीं आ रहे हैं, थ्योरी में आ गए, लैब में नहीं आए। लैब में नहीं आए तो आपका असेसमेंट उस दिन का गया। तो क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप लोग, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लैब को भी बराबर का वेटेज दिया गया है, बराबर इवोल्यूशन है उसका भी, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज इन योर लैब असेसमेंट ऑल्सो। फिर सेकंड का भी दिया, तीसरे का भी दिया। तो ये सब, तो असेसमेंट अब क्या पैरामीटर असेसमेंट के? एक्चुअल अटेंडेंस, टेस्ट टेकन ड्यूरिंग द कोर्स, जो टेस्ट लिया जा रहा है, प्रोजेक्ट अगर आप हायर सेमेस्टर्स में तो क्या प्रोजेक्ट में आपने परफॉर्मेंस उसका भी लगातार रिवोल्यूशन हो। ये नहीं है कि प्रोजेक्ट ले लिया और 6 महीने बाद आकर आपने प्रोजेक्ट जमा कर दिया, सर मैंने प्रोजेक्ट कर लिया है, ऐसा नहीं। आपको पीरियडिकली आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा हमने क्या क्या प्रोग्रेस है हमारी। ओरल रिटन एग्जामिनेशन। इसके बाद है हमारा जो सिस्टम है असेसमेंट, वो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का है, उसको कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स सर बैठे हुए हैं, संजय जैन सर, वो बताएंगे आपको जब उनका प्रेजेंटेशन होगा। ये आपकी एकेडमिक कैलेंडर बनाया हुआ है, इसमें डेट बताई हुई है, पूरी चीज़ें और सेमेस्टर की दी हुई है, साइट पे डला हुआ है, ये वेबसाइट पे डाला हुआ है SATI की साइट पर। ये फर्स्ट सेमेस्टर का एकेडमिक कैलेंडर, ये ख़त्म हो जाएगा आपका 6 मार्च को ख़त्म हो जाएगा ये वाला सेशन। ठीक है, फिर ये आपका दूसरा सेमेस्टर शुरू हो जाएगा 13 मार्च से, क्योंकि हम बहुत लेट एडमिशन्स हुए हैं। अब जाके नवंबर में जाके सेशन शुरू हो रहा है, जब सेशन ख़त्म होता है तब सेशन शुरू हो रहा है जाकर। तो कोशिश की है कि अगले साल से आप बिल्कुल जुलाई से शुरू हो जाएं पढ़ाई आपकी। तो ये दूसरा सेमेस्टर फिर 13 मार्च से शुरू कर दिया है।
तो इसका भी पूरा ये सब साइट पे डला हुआ है, इसको भी आप देख लें। अब इवेंट कैलेंडर भी बना रखा है हमने, ऐसा नहीं है कि अब कुछ तो इवेंट हो चुके हैं, कुछ बचे हुए इवेंट्स का ये देख लें आप। ये हमने प्लान किए हुए इस तरीके से कि आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो टोटल। और फिर स्पोर्ट्स कैलेंडर भी बनाया हुआ है हमने। तो रेनी सीजन में हम इंडोर गेम्स करवाते हैं, और ये करवाते हैं सैटरडे संडे में। कब कराते हैं? सैटरडे संडे में, ताकि आपका एकेडमिक्स भी सफ़र ना हो। और फिर विंटर अब सीजन आ रहा है तो आपका ये एथलेटिक्स वगैरह आउटडोर गेम्स कराकर हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो हम इसको भी प्रॉपर वेटेज देते हैं, प्रॉपर प्लान्ड वे में काम होता है। ऐसा नहीं है कि कभी गर्मी में दौड़ा दिया कि अब स्पोर्ट्स वीक है, ये ऐसा नहीं रहेगा। लगातार आपको आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है ताकि यू कैन पार्टिसिपेट। एवरीथिंग इज़ वेल नोन, वेल इन एडवांस टू यू, सो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। हाँ, तो जो क्लब्स की बात कर रहा था, तो ये बहुत सारे क्लब्स बनाए हुए हैं। सोशल सर्विस क्लब, फोटोग्राफी क्लब, ड्रामेटिक्स क्लब, स्पीकर स्किल डेवलपमेंट, आर्ट्स लिटरेरी, ये सब। इन सब के जो हेड हैं वो तो हैं हमारे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं, ये कल्चरल कोऑर्डिनेटर इंस्टीट्यूट के। लेकिन इनके भी दो फैकल्टी को एक एक क्लब की जिम्मेदारी दी हुई है, क्लब कोऑर्डिनेटर्स की। सो यू कैन कॉन्टैक्ट द रेस्पेक्टिव क्लब कोऑर्डिनेटर्स देयर ऑल्सो। Then we are introducing this new scheme, which is mentor-mentee scheme, and the institutional coordinator is Dr. S.K. महाजन। आप लोगों का टाइम टेबल भी डाल दिया है वेबसाइट पर, आप देख लें। उसमें मेंटर का नाम भी लिखा हुआ है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, और क्लास कोऑर्डिनेटर भी लिखा हुआ है उसमें, उसका नाम भी है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं। तो आपको उनसे हेल्प मिलेगी आपको। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटर-मेंटी स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि कई बार झिझक रहती है बच्चे को टीचर से डायरेक्ट कुछ चीज़ शेयर करने में, जबकि वो अपने पीयर से या अपने सीनियर से वो बात शेयर कर सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो 15 बच्चों पे एक स्टूडेंट सेकेंड ईयर का आपको कुछ हेल्प कर सके, किसी भी मैटर में, कोई भी मैटर हो, एजुकेशनल हो और पर्सनल हो। तो उसके ऊपर फिर एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट रहेगा, फिर एक फैकल्टी रहेगी। तो ये स्कीम हमने डेवलप की है, कर रहे हैं इस साल से आप लोगों से। तो हम कह रहे हैं कई मामलों में आप आगे चलकर इस कॉलेज का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे कि किस दिशा में कॉलेज जा रहा है। तो ये पूरी हायरार्की है जो हमने डेवलप की है यहाँ पर, और आई होप कि इट विल बी यूजफुल टू यू। तो ये कुछ की प्रैक्टिसेस हैं जो कि शेयर की जाएंगी आप लोगों से। फ़ायदा क्या है इसके? मेंटर्स कौन होंगे जो आपको गाइड करेंगे, और मेंटी कौन है? आप लोग हैं, मेंटी हैं इस वक्त। अगले साल फिर आप ही मेंटर्स हो जाएंगे, आपसे जूनियर हो जाएंगे, वो मेंटी हो जाएंगे। एंड दिस ऑल विल बी इन दी अंडर द सुपरविजन ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। और गर्ल्स के लिए गर्ल्स मेंटर रहेंगे, गर्ल के लिए, और बॉय के लिए बॉय मेंटर रहेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके भी जो अच्छे मेंटर्स होंगे उनको जो 5 क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो दिए जाएंगे। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं जो कि हमें, क्योंकि टाइम कम है, तो ये कुछ फ़ायदे हैं इसके। काफ़ी बड़े जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से वहाँ पर ये स्कीम लागू है, इसलिए बताया। ये सब आप देख लीजिएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप बड़ा हेल्पफुल है ये चीज़, जो ये है क्लास कोऑर्डिनेटर्स। हर फैकल्टी को एक आपके क्लास का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। एक तरीके से ही इज़ नाउ योर गार्जियन in the institute. So if you have any related problem or any related issue, you can contact the respective class coordinator. He is the first link in the chain. कोई भी दिक्कत है आपको पहले क्लास कोऑर्डिनेटर से बताएं। अगर उससे एड्रेस नहीं हो पा रही तो फिर एचओडी को, एचओडी नहीं हो रही तो डीन, और डीन रजिस्ट्रार, डीन, एंड देन टू डायरेक्टर। तो ये आपको हायरार्की फॉलो करनी चाहिए, और ये आपके पूरे रिकॉर्ड भी रखेंगे, बही खाता रखेंगे आपका, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, अटेंडेंस कैसी है। तो क्लास कोऑर्डिनेटर विल बी द लिंक बिटवीन यू एंड द इंस्टीट्यूट। ये सब इसमें लिखा हुआ है। आपके अटेंडेंस रिलेटेड इशू भी ये सब देखेंगे। फिर यही सब उनका इंटर्नशिप एक अलग कंपोनेंट है जो कि रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ईयर के बाद ही आपको एक इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ये आपके अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए या एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो उसके बारे में है ये। सो आई एंड अप हियर
Now I request our registrar to please share few slides.